नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज हम बात करेंगे आदिवासी इलाकों में किसानों की, वहां की खेती की और उसकी समस्याओं की। जिस तरीके से हमने देखा कि आदिवासी इलाकों में खेती का हाल यूं तो बुरा है, लेकिन बदलते समय के साथ जिस तरीके से वहां पर खेती के नए बीज या फिर नई दवाओं का इस्तेमाल शुरू हुआ, हालात बद से बदतर होते गए। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बदलाव और इस हालात के लिए क्या परिस्थितियां जिम्मेदार हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेरे सहयोगी श्याम सुंदर हैं। श्याम, स्वागत है आपका। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस.एम. झारवाल साहब, जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, स्वागत है। और पूर्व सदस्य प्लानिंग कमीशन मीर शाह साहब, मीर जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में श्याम आपसे करना चाहूँ, क्योंकि आपने अलग अलग इलाकों का दौरा किया, किस तरीके से वहाँ की खेती बदली और बदलने के साथ जो आधुनिक मैं कहूँ कि साजो सामान है, अगर मैं कीटनाशकों की बात करूँ, कैसे उसने हालात को बद से बदतर की तरफ ढकेल दिया है? देखिए कविंद्र, जो हमने नोटिस किया, चाहे आप झाबुआ की बात करें, पेटलावद की बात करें, बड़वानी की, अलीराजपुर की, खंडवा, खरगोन, जितने भी आदिवासी ज़िले हैं जहाँ जहाँ हमें जाने का मौका मिला, हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो परंपरागत खेती थी, आदिवासी जिन चीज़ों की खेती करता था, मसलन वो ज्वार की खेती करता है, वो मक्का की खेती करता है, वो अभी भी कर रहा है, लेकिन वो अपने घर में थोड़ा सा खाने के लिए, लेकिन उसके भी वो हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करता है। यानी कि अब पहले जो होता था कि उसने कुछ अपना बचा लिया, अगले साल के लिए बीज का रख लिया और बाकी अपना इस्तेमाल कर लिया या कुछ बेच दिया, तो वो पूरी तरह से अब कपास पैदा कर रहा है, अब वो सोयाबीन पैदा कर रहा है, अब वो मिर्च पैदा कर रहा है, और इन सब का बीज जो है उसको हर साल बाजार से खरीदना पड़ता है। एक तो हमने ये नोटिस किया कि परंपरागत खेती अब वहाँ पर नहीं है, ये इस तरह की खेती हो रही है। दूसरी चीज़ जो हमने वहाँ नोटिस की, जब हम वहाँ के बाज़ारों में घूम रहे थे, कि हर दूसरी या तीसरी दुकान आपको कीटनाशक की मिलेगी। और अगर आप छोटे कस्बे में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पर एक कपड़े वाले की दुकान है, लेकिन कपड़े की दुकान पे भी आपको कीटनाशक बिकता हुआ मिल जाएगा। तो जब हमने देखा, तो हमने वहाँ आदिवासी किसानों से बात की, और जो आदिवासी किसान है उसके बारे में जो सबसे अहम बात है कि वो बहुत छोटा किसान है, वो सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर है। और हमने ये पाया कि ये जो निश्चित तौर पर ये जो नए बीज आए, कीटनाशक दवाएं आई, इसमें उनको बताया गया कि इससे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो बड़े किसान को तो हमने देखा कि थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, लेकिन जो छोटा किसान है उसको ये खेती सूट नहीं करती है, और अल्टीमेटली वो उधार के चक्कर में पड़ता है, और वो खेती करने के लिए कर्ज लेता है, और कर्ज को चुकाने के लिए मजदूरी पे जाता है कि किसान जो है वो खेत छोड़कर दैनिक मजदूरी की ओर बढ़ जाता है। मीर शाह साहब, ये जो ट्रेंड है, आखिर वजह क्या है? एक तरफ किसान की हालत हमने देखी है, और आदिवासी इलाकों में श्याम जी ने बताया कि वहाँ पर एक एक ज़िले में कीटनाशकों के एक कंपनियां का 1.5 से 2 करोड़ तक का बिजनेस होता है, लेकिन किसान जो है उसकी माली हालत बद से बदतर होती है। पहले तो मैं शाम को बधाई देना चाहूँगा, राज्यसभा टीवी को बधाई देना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने प्रकाश डाल रहे हैं, क्योंकि दरअसल देश का ध्यान इन विषयों से थोड़ा अलग हटता हुआ नज़र आ रहा है। मैं खुद एक ऐसे ही ज़िले में, मध्य प्रदेश में, एक आदिवासी गांव में पिछले 25 साल से निवास कर रहा हूं, और इन्हीं विषयों पे मेरा काम है। तो इसका थोड़ा सा, जैसे आपने पूछा कि ये परिस्थिति पैदा कैसे हुई, हमारा ध्यान जाना चाहिए हमारी हरित क्रांति की ओर, जो कि 70 की दशक से लेकर एक पानी पर फोकस करते हुए एक खेती, जिसमें मुख्यतः हमने गेहूँ और चावल को एक तरह से प्रोत्साहित कैसे किया, क्योंकि सरकारी नीतियां, जो प्रोक्योरमेंट और प्राइस सपोर्ट है, जो हम लोग खरीदी करते हैं किसान से और जो कीमत निर्धारित करते हैं, उसका लाभ मुख्यतः इन 2 फसलों को मिला जी। और हमने बहुत इसमें देश का फ़ायदा हुआ, मैं ये मानता हूँ कि इससे खाद्य सुरक्षा पैदा हुई। लेकिन साथ साथ क्या हुआ है कि अब ये एक अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर हम बढ़ रहे हैं। सस्टेनेबल यानी निरंतरता का जो पक्ष है वो 2 तरह से ख़त्म होता जा रहा है। एक तो पर्यावरणीय निरंतरता, यानी कि जो भूजल का स्तर है वो इतना गहरा गिरता जा रहा है, लेकिन साथ साथ जब आप पानी की इतनी ज़्यादा का उपयोग करेंगे, तो उससे स्वाभाविक है कि कीटों के लिए एक अनुकूल परिस्थिति आप पैदा करते हैं। ये कीटनाशक कहाँ से आए? क्योंकि सबसे पहले कीट आए। कीट क्यों आए? क्योंकि आपने इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया अपनी खेती में, और उन्हीं फसलों को प्रोत्साहित किया जो अधिक से अधिक पानी इस्तेमाल कर रही हैं। तो एक तरह से पहले जो आदिवासी खेती करता था
वो परंपरागत खेती होती थी, उसमें कमज़ोरियाँ ज़रूर थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमें वापस उस स्थिति में जाना चाहिए जहाँ पे हम एक समय पे थे, लेकिन हमें ये अब ये सोचना होगा कि नई परिस्थितियों की, नई चुनौतियों को हमें कैसे सामना करना है। और आप समय देंगे तो मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से इस स्थिति से बाहर भी निकल सकते हैं। उस पॉइंट पर भी आऊँगा गहरवाल साहब, लेकिन जो मीर शाह साहब कह रहे हैं और जो शाम ने कहा, वाकई जिस तरीके के सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया, उस सिस्टम को हमने कंडीशनल सिस्टम, एक आइडियल सिस्टम माना पूरे देश के लिहाज से, लेकिन हमारी जलवायु, हमारे अलग अलग राज्यों की बनावट, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की मिट्टी, ये सब कुछ अलग अलग था। उस लिहाज से हमने शायद तैयारी नहीं की। और जैसा कि विशाल साहब ने सही कहा कि कीट आए और कीट के बाद अब कीटनाशक, और उसके बाद कीटनाशक कंपनियां करोड़ों में खेलती हैं और किसान कर्ज लेकर अपनी भूख मिटाता है। देखिए, आदिवासी इलाकों में किस तरह से खेती में परिवर्तन हो रहा है ये श्याम सुंदर ने बताया, और उसका नतीजा है कि जो कीटनाशक दवाइयों की दुकानें हर दूसरी तीसरी जो बता रहे हैं, वो बहुत ही परेशान करने वाला ये डेवलपमेंट है। असल में जो मेरा अनुभव है वो ये है कि जैसे हमारे देश में करीब 140 मिलियन हेक्टेयर में हम खेती करते हैं, और इसको यदि क्रॉप इंटेंसिटी की दृष्टि से देखें तो करीब 195 मिलियन हेक्टेयर है। आदिवासी क्षेत्रों में ये भूमि का परसेंट करीब 10% के करीब मान लीजिए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ये जो नया डेवलपमेंट है और इसको राज्यसभा टीवी ने उठाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैश क्रॉप के नाम से वहाँ के जो किसान हैं, जो सीधे साधे किसान हैं, उनको फंसाया जा रहा है एक तरह से। और ये ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जिनमें नेचुरली आप बिना खाद और बिना पेस्टिसाइड के आप खेती कर सकते हैं और उपज भी बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसको रोका जाना चाहिए, और जो बायो फर्टिलाइजर्स या बायो पेस्टिसाइड्स हैं, यदि इस्तेमाल ही करने हैं तो वो करें, क्योंकि ज़्यादातर हमारा अनुभव है कि जितने भी सुसाइड्स केसेस हैं वो कॉटन ग्रोइंग एरियाज से हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दूसरा गुजरात हो, चाहे हो इसी तरह से जहाँ भी कैश क्रॉप्स होती हैं वहाँ सुसाइड्स ज़्यादा हैं, क्योंकि इनकी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होती है, प्राइसेज उनको मिलती नहीं है, और अल्टीमेटली किसान जो है कर्ज के फंदे में फंस के और सुसाइड अपना ऑप्शन देखता है। तो इसलिए बहुत सही टाइम पे इस तरह की डिबेट हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नतीजा एक पॉजिटिव निकलना चाहिए। कविंद्र जारवाल साहब जो कह रहे हैं, बिल्कुल हमने वहाँ पे जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखी कि कितना कीटनाशक इस्तेमाल करना है, कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी आदिवासी किसानों को वही देता है जो कीटनाशक की दुकान चला रहा है। तो ऐसी कोई वैज्ञानिक सलाह उनके पास कि मान लीजिए मिर्ची में कोई वायरस आया है, जैसे वहाँ पे एक वैज्ञानिक से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पपीता में अगर वायरस आ गया उसमें कोई दवा काम नहीं करेगी। वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि मिर्ची में कोई वायरस आ गया, आपने एक दवा छिड़क के कोशिश की कि वो कंट्रोल कर लिया जाए, अगर वो नहीं हुआ है तो आपको छोड़ देना चाहिए और उस पर पैसा खर्च मत कीजिए। लेकिन एक आदिवासी किसान ने बताया कि पहले उसने बताया कि मिट्टी में डालो, गुड़ में डालो दवाई, उसके बाद फिर उससे फायदा नहीं हुआ तो उसने कहा कि ऊपर से छिड़काव कीजिए। तो वो जारवाल साहब जो चिंता की बात कर रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ये पहले इस भंवर में आदिवासी किसान फंस चुका है। अब हमें ये देखना है कि उसको निकाला कैसे जाए। क्या ये कहें कि श्याम की वहाँ जो दुकानें हैं, मैं कहूँ कि जो एक तरीके से सहयोग या फिर वहाँ के किसानों को ये समझाने की कोशिश करती हैं कि इन बीज के इस्तेमाल से कीट नहीं लगेगा, इन दवाओं के इस्तेमाल से आपकी फसल अच्छी रहेगी, सेफ रहेगी, बल्कि वो अपने जाल में फंसाकर मुनाफे की सिर्फ खेती कर रहे हैं, खेती से कोई मतलब नहीं होता। आपको हैरानी होगी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आदिवासी इलाकों में गांव-गांव जाके डेमो देते हैं, वो स्प्रे, एक फ्री स्प्रे करते हैं वहाँ पे, और हर साल आप देखेंगे कि नई तरह का कीट है, नई तरह की दवाई है, वो उससे महंगी दवाई है। मतलब आप 7,000 रुपए लीटर तक की दवा किसान यूज़ कर रहा है। निशा साहब, सुन के बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब कि किस तरीके से उस इलाके को अपनी गिरफ्त में वो कंपनियां ले रही हैं सिर्फ मुनाफे के लिए। ना तो उनका मकसद उस खेती को बचाना है, ना ही उस किसान की आमदनी को बढ़ाना है। देखिए, बिल्कुल सही बात है श्याम जो कह रहे हैं कि एक तरह से जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं उनके उपयोग के बारे में भी पूर्ण जानकारी आदिवासी के पास नहीं है। लेकिन मेरा आपसे जो अनुरोध है और आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अब इस देश में एक नई तरह की क्रांति भी शुरू हुई है, जहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें इन कीटनाशकों की आवश्यकता ही नहीं है, और उसका लिविंग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमने करके दिखाया है हज़ारों एकड़ ज़मीन में, जहाँ पे किसान क्या कर रहे हैं।
देखिए, मैंने कहा मैं पानी आया तो इसका मतलब हम पानी के खिलाफ तो नहीं, पानी तो हमें बढ़ाना है, सिंचाई का रकबा भी बढ़ाना है और उससे किसानों का बहुत फ़ायदा भी हुआ है। प्रश्न ये है कि हमारे पास बहुत सारे पारंपरिक ऐसे उपाय हैं, तो उनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, नीम का तेल है, नीम की जो खली है, गौमूत्र है, हम उसमें एक अलग अलग एक तरह का हमने प्रयोग किया है, संजीवक करके एक हमने इजाद किया है, आदिवासी किसानों ने ही मिलकर किया है। उसमें गुड़ भी लगेगा, बेसन भी लगेगा, छाछ भी थोड़ी आती है और कई तरह की पत्तियां होती हैं जो हमारे जंगलों में मौजूद हैं, हमारे खेतों में भी मौजूद हैं। उनका जब साइंटिफिक एनालिसिस हमने किया तो वो एक प्राकृतिक रूप से आपको इन पेस्ट से बचाती हैं, इन जो कीड़े हैं उनसे बचाती हैं और आपको कीटनाशकों पे जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा ये है कि जो हमारी जैविक खाद है, जो हमारा कंपोस्टिंग के द्वारा, उसको अगर हम प्रोत्साहित करें तो मेरा सरकार से सिर्फ ये निवेदन रहता है कि हमारी नीतियां ऐसी हों जो इन चीज़ों को इंसेंटिवाइज करें। अब जैसे हमने पहले फसलों की बात की, तो हमारी जो परंपरागत फसलें हैं, चाहे वो मोटे अनाज हों, ज्वार, बाजरा, रागी, चाहे हमारी दालों की जो आप हालत देख रहे हैं कि दाल का भाव इतना बढ़ गया, लेकिन क्या हम दाल उगाने के लिए किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी जो प्राइसिंग पॉलिसी है, हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसमें हम इन क्रॉप्स को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। प्राइस तो आप फिक्स कर देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित हो जाता है, लेकिन उसको खरीदने के लिए क्या FCI का कोई बंदा जाता है? मुख्यतः हम गेहूं और चावल का ही प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। हमारा ये अनुरोध है सरकार से कि अगर हम इस तरह का प्रोत्साहन दें मोटे अनाजों को, और उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो माध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, ICDS आंगनवाड़ी का कार्यक्रम है, उसमें बच्चे अब वही खाना खा रहे हैं जो हम लोग उनको उपलब्ध करा रहे हैं, वो गेहूं चावल आधारित है। क्यों ना हो, हमने अब ये सब शुरू किया अपने गाँव में, ज्वार त्यौहार मनाते हैं हम, तो बच्चों को हम रोचक उसमें डिशेस बना के खिलाते हैं। उनकी भी अब उनका टेस्ट बदल गया है, डेवलप हो रहा है। तो अब वो डेवलप करना ज़रूरी कि ज्वार के गुण जो हैं, आज डायबिटीज़ एक नेशनल एपिडेमिक बन के हमारे देश के सामने है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो न्यूट्रिशन की पूरी जो वो है फोकस, वो बदल चुका है। आज हैमबर्गर खा रहे हैं बच्चे, इस तरह का जो, अगर हम इसको ज्वार, बाजरा, रागी, जो मोटे अनाज हैं, दालों की पौष्टिकता देखते हुए, प्रोटीन उसमें देखते हुए उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो स्वतः ये समस्याएं हटनी शुरू हो जाएंगी। और हमारे पास एक जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि बायोपेस्टिसाइड का ऑप्शन है, जो प्राकृतिक रूप से हमारी संपदा में मौजूद है। याल साहब, क्या वाकई जो नेचुरल सिस्टम है, कहूँ कि जिसके साथ शुरुआत हुई थी, भले ही उस वक्त पैदावार कम थी, और मैं एग्री करूँगा शाह साहब से कि हम ये नहीं कह रहे कि जो चीज़ें आ रही हैं वो सभी बुरी हैं, लेकिन उसकी बनस्पति, उसकी कंपेरिजन में अगर हम कहें कि सस्ती और सुलभ चीज़ें अगर हम मुहैया करा सकें किसानों को, चाहे वो बीज की बात हो या फिर कीटनाशकों की बात हो, तो कम से कम उनको कर्ज लेकर ना तो वो खरीदना पड़ेगा, और अगर फसल बर्बाद होती है तो वो नौबत नहीं आएगी। अब हर रोज़ खबरें देखते, सुनते हैं और पढ़ते हैं कि हर रोज़ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। असल में शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमको जो है बजाय केमिकल पेस्टिसाइड्स के एनकरेज करना चाहिए बायो पेस्टिसाइड्स जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। और उसमें ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आपने बताया नीम, धतूरा, आक, करंज जो ट्राइबल एरियाज में बहुत मिलता है, उसकी पत्ती को लगा के उसका पेस्ट बना के उसको पेस्टिसाइड की तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक नेचुरल फेरोम ट्रैप जो आती है, जैसे उसमें एक फीमेल को बंद कर दिया उसके सेंट को, तो सारे मेल अट्रैक्ट होकर उसमें इकट्ठे हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये बहुत ही नेचुरल एक प्रोसेस है। जी। इसी तरह से एक लाइट ट्रैप है, आपने देखते हैं हम कीड़े जो हैं बल्ब के चारों तरफ घूमते हैं, तो ऐसे खेतों में इस तरह का काम चल रहा है। इनफैक्ट IPM जो है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, भारत सरकार की है और स्टेट्स में लागू हो रही है, लेकिन उसको यदि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा जो बायो पेस्टिसाइड्स से, क्योंकि उसमें फटाफट रिजल्ट निकलता है और उसमें ज़्यादा जोर नहीं आता है, पैसा लगता है, तो इसलिए जो है उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। और इस तरह की जो हमारे इंडिजिनस नॉलेज से जो है और इस तरह की बिल्कुल कारगर हैं, इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या इसका फोकस नहीं दिख रहा है मीर जी की जो बात है कि स्कीम्स चल रही, उस ज़मीनी स्तर पर क्या वाकई नज़र आती है, या फिर जो प्राइवेट मार्केट है उसने एक तरीके से कैप्चर कर रखा है, इन्फॉर्मेशन को पहुँचने नहीं देते? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है, वो कैप्चर भी हुआ है, लेकिन दूसरी बात ये, जो हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, आज एक्चुअली क्या स्थिति आ रही है कि अब वो पेस्टिसाइड काम भी नहीं कर रहे हैं। क्या होता है, धीरे धीरे पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप होता है,
और उससे बल्कि जो किसान की जो आत्महत्या की आप बात कर रहे हैं, जो खर्चा खेती का इतना ज़्यादा हो गया है कि आज खेती अपने लिए एक मुनाफे का धंधा नहीं रह पा रहा है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा इनपुट लगाना पड़ रहा है, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो, चाहे केमिकल पेस्टिसाइड हो, इतनी ज़्यादा लगा के भी किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। तो किसान तो चाह रहा है कि हमें कोई विकल्प हमारे सामने रखा जाए, और अगर हम वो पूरी तरह से मेहनत करके, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो आपने ये सवाल उठाया, एक्सटेंशन सिस्टम जो है हमारा, सरकार का एक पुराना बहुत अच्छा सिस्टम होता था, वो अब इतना कमज़ोर हो गया है गाँव में, खासकर इन क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जिनको हम जल आधारित खेती के क्षेत्र कहते हैं, वहाँ हमारी एक्सटेंशन सिस्टम बिल्कुल लचर हो चुकी है। उसको हमें एक्टिवेट करना है, और अन्य संस्थाएं, जैसे हमारी संस्था काम कर रही है पिछले 25 सालों से आदिवासी क्षेत्रों में, हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम सरकार के साथ मिलके उन सिस्टम्स को सुदृढ़ करें, ताकि ये नॉलेज जो है, जो पारंपरिक हमारा ज्ञान है, वो जनता को फिर से उपलब्ध हो। क्योंकि जैसा आपने कहा, हम वापस नहीं जा सकते, हमें नई चुनौतियों के लिए नए जवाब भी ढूंढने हैं, और ये ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन उनको एक व्यापक स्तर पे ले जाना, ये अब देश के सामने चुनौती है। असल में एक मैं बोलूँगा, क्यों मल्टीनेशनल्स हमारे जैसे देश में इस तरह से एनकरेज कर रही यूज़। यदि हम दुनिया के विभिन्न देशों में कितना पेस्टिसाइड पर हेक्टेयर इस्तेमाल होता है, तो हमारे देश में केवल आधा किलो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है, मैक्रो लेवल पे हम बात करें। यूएसए में 7.5 किलो पर हेक्टेयर होता है, जापान में 12 किलो पर हेक्टेयर होता है, और इसी तरह से दूसरे कोरिया में 6.5 किलो पेस्टिसाइड पर हेक्टेयर इस्तेमाल होता है। तो हमारा मार्केट अभी एक तरह से अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है, जिसमें जैसे श्याम ने बताया कि वहाँ पर हर दूसरी तीसरी दुकानें क्या है, ये स्पष्ट करता है कि साहब वो बहुत ऐसी स्ट्रेटजी से जा रहे हैं कि इवन ट्राइबल एरियाज में घुस रहे हैं, जबकि ट्राइबल एरियाज में तो जैविक खेती बाय डिफ़ॉल्ट ही है उसमें, क्योंकि ना फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है, ना पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है। ये नया ट्रेंड जो है ये खतरनाक है, इसलिए जो है सरकार को इस दिशा में एक मजबूत मैं उसी पर आना चाह रहा था। हमने देखा कि सरकार की कई स्कीम्स होती हैं, कृषि रक्षा इकाइयाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, ब्लॉक लेवल पर अलग अलग अधिकारी नियुक्त होते हैं कृषि विभाग से जुड़े हुए लोग, जो कि किसानों को या उससे जुड़े लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, एडवाइस करते हैं। क्या ये सिस्टम वहाँ पर उतना मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, अगर कंपेयर करूँ जो प्राइवेट मार्केटिंग कंपनियाँ हैं या फिर जो कीटनाशक बेचने वाली दुकानें हैं, या फिर इनको जानबूझकर कमज़ोर कर दिया गया? देखिए, जहाँ तक सिस्टम का सवाल है, सिस्टम तो है, लेकिन निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि वो बहुत कमज़ोर है। एक कृषि मित्र भी होता है हर गांव में, जो एक कृषि विज्ञान केंद्र है खरगोन में, हमने देखा बड़ा सा, वहाँ पे अलग अलग विशेषज्ञ हैं, वो कीट का विशेषज्ञ अलग हैं, बीज का विशेषज्ञ अलग हैं, तो एक सिस्टम है। लेकिन उनकी जो रीच है, जो गाँव में जाके किसान को समझाने की जो बात, और ख़ासतौर पर जो छोटा आदिवासी किसान है, जैसे हमने वहाँ पर जब एक डिस्कशन करवाया, तो वहाँ पर वैज्ञानिक ने, जो आदिवासी किसान वहाँ मौजूद थे, उनको कहा कि आप बड़े किसान की नकल मत कीजिए। आप अपनी ज़रूरत के लिए 1.5 एकड़ अगर आपके पास ज़मीन है, 2 एकड़ अगर ज़मीन है, 3 एकड़ अगर ज़मीन है, तो आप बाजार के लिए खेती करने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने लिए खेती करने की कोशिश कीजिए, और अपने परंपरागत तरीके से आप नए बीज लीजिए, लेकिन फर्टिलाइज़र उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतनी खेती उसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये बात जब हमारे कार्यक्रम में बताई, लेकिन जो एक सिस्टम बनना चाहिए। अब जैसे एक बहुत मज़ेदार बात मैं बताता हूँ, झाबुआ में एक आदिवासी महिला से हमारी मुलाकात हुई, सोयाबीन उन्होंने बोया हुआ था, तो हमने कहा कि आपको मालूम है कि मतलब आप सोयाबीन खाते हैं? तो हंसने लगे कि सोयाबीन कोई खाने की चीज़ थोड़ी होती है, उनको नहीं मालूम है। उनके खाने में आज भी ज्वार की रोटी है, मक्का की रोटी है ना, दालें वो खाते हैं। अरहर की दाल वहाँ पे हमने पता चला कि बहुत पैदा होती थी, अब बिल्कुल पैदा नहीं हो रही, जैसे मिहिर शाह जी कह रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है, जैसे मिहिर शाह जी का संगठन है, पेटलावद में भी हमारी मुलाकात हुई एक साहब से, वो भी वहाँ पर पेस्टिसाइड के खिलाफ काम कर रहे हैं। खिलाफ नहीं कहना चाहिए कि वो किसानों में जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इन संगठनों का मुकाबला मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ है। तो वैसे में आप समझ सकते हैं कि मुकाबला किनसे, वो बहुत ताकतवर है। जी जी, इसमें मैं जोड़ूंगा जो श्याम कह रहे हैं। देखिए, एक बात यह है कि एक्सटेंशन सिस्टम कमज़ोर है, लेकिन वो क्या मैसेज दे रहा है वो भी एक सवाल है। किस हद तक उसका मैसेज भी इन मल्टीनेशनल से प्रभावित हो रहा है, मुझे कुछ ये भी शंका है। जो हमारे वास्तविक विकल्प हैं ज़मीन पे, जो प्राकृतिक विकल्प हैं, जैविक विकल्प हैं, उन पे एक्सटेंशन सिस्टम में भी जोर देना ज़रूरी है। और हम अपने संगठन की तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ मिलके, क्योंकि उनमें कई अच्छे वैज्ञानिक हैं, वो समझ रहे हैं ये बात को, लेकिन उन लोगों का हाथ हमें ताकतवर करना है, क्योंकि आप जानते हैं प्रभाव तो अब इन कंपनियों का हर चारों तरफा होता है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि भाई आप अपने लिए खेती करो।
हमने एक दूसरा प्रयास ये भी किया है, हमने एक कंपनी अब सेटअप की है जो कि आदिवासी किसानों की जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, उसका नाम है सेफ हार्वेस्ट। अब वो क्या कर रहा है कि वो ऐसे खेतों में से जहाँ पे जैविक खेती हो रही है, एनपीएम हम कहते हैं, नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट खेती होती है, उनके जो उपज हैं वो लेके उनकी मार्केटिंग हम कर रहे हैं, जिससे कि कंज्यूमर को भी बचाना है। देखिए, किसान की बात नहीं है इसमें, हम दोनों साथ मिले हुए हैं। जो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस रोज चल के जाती है अस्पतालों की ओर, तो ये पंजाब का उदाहरण हमें से उससे सीखना है कि क्या हम वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ आज यूरेनियम आ चुका है पानी में, जो बच्चे पी रहे हैं पंजाब में। तो हम आदिवासी क्षेत्रों में अगर ये जागरूकता बढ़ाते हैं और कंज्यूमर उपभोक्ता में भी ये जागरूकता बढ़ती है, तो दोनों का एक तरह से मिलन हो सकता है, जहाँ की एक विन विन सिचुएशन होगी। किसान को अच्छी कीमत भी मिलेगी और जो उपभोक्ता है वो देने को तैयार है वो कीमत, क्योंकि उसको अपने स्वास्थ्य के बारे में अब चिंता है। बिल्कुल। जयराम साहब, वाकई किस तरीके के और कदमों की आप ज़रूरत देखते हैं अगर मैं सरकारी स्तर की बात करूँ? नहीं, मैंने बताया कि जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्कीम जो चला रखी है, यदि हम एक ऐसा मिशन मोड में चलाएं कि साहब आप जो है केमिकल पेस्टिसाइड के बजाय आप इनको इस्तेमाल करिए और इनके मैन्युफैक्चरिंग को, इनके स्टैंडर्डाइजेशन को, पैकेजिंग को यदि आप करेंगे तो वो होगा। यदि हम करेंगे ही नहीं तो फिर तो दूसरा ऑप्शन केमिकल पेस्टिसाइड ही है। असल में केमिकल जैसे एंडोसल्फान है, केरला जैसे लिटरेट स्टेट में एक गांव में ऐसी रिपोर्ट्स थी कि सारे के सारे लोग कैंसर पीड़ित बिकॉज ऑफ उसके इस्तेमाल के कारण एंडोसल्फान। तो ये तो ट्राइबल एरिया जहाँ अशिक्षा, जागरूकता की बेहद कमी दिखती है कई इलाकों में। अशिक्षा है, 60-70% तो अशिक्षित लोग हैं यहाँ, तो आप कुछ भी दे सकते हैं इन इलाकों में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाएं, या जो प्रोग्राम उसी को मजबूत बड़े बनाएं स्तर पर और उन एरियाज में लागू करें। ये देखिए, अभी कुछ प्रोत्साहन के संकेत मिलते हैं सरकारी नीतियों में से, जो एक प्रधानमंत्री जी की सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है। अब सॉइल हेल्थ इतनी बड़ी बात है, जो पहली बार इसको इतना ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मिट्टी है तभी जीवन है, और पानी और मिट्टी का जो गहरा रिश्ता है उसे हमें समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जैविक खेती के बारे में सरकार से एक तरफ सुनने को मिल रहा है कि ऑर्गेनिक, कई स्टेट्स अपने आप को ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इस दिशा में अगर सरकारी नीतियाँ बढ़ती हैं, लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तालमेल होनी चाहिए। एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शाम तस्वीर हमारे सामने रख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज, और भारतीय कंपनियां भी हैं, केवल मल्टीनेशनल नहीं है, जो कि ये इस तरह की दवाई और ये बेच रहे हैं। तो अगर सरकारी प्रोत्साहन इस दिशा में होगा, जो जैविकता के ऊपर हमें ले जाता है, कई लोग इसको आध्यात्मिक खेती भी कहते हैं, तो हमें लगता है कि इससे जो प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता एक तरह से विकृत होता जा रहा है, जिसे हम सभ्यता कह रहे हैं, उसमें प्रकृति के साथ एक विकृत संबंध बनता जा रहा है, उसे हमें बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम प्रकृति को समझेंगे और मानेंगे और उसके सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे, मुझे लगता है आजीविका भी उसी तरह ज़्यादा निरंतरता आधारित हो सकेगी। श्याम, एक आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि आपने तमाम इलाकों का दौरा किया, क्या एक बड़ी चुनौती ये भी दिखती है कि जो किसान हैं वो बड़े किसानों की नकल करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, या ये भी एक बड़ा फैक्टर है इस प्रचलन को बढ़ाने के पीछे? देखिए, जो बड़े किसान की नकल कर रहे हैं छोटे किसान, वो सिर्फ अपनी मर्जी से वो नकल नहीं कर रहे, उनको नकल करवाई गई है। उनको ये बताया गया है कि अगर आप ये हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करेंगे, ये इस बीज से कपास पैदा करेंगे तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, ये दवाई छिड़केंगे तो इससे ज़्यादा मिर्ची आपको मिलेगी, और इससे किसान का एग्जांपल दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद देखा देखी, क्योंकि उनके ढलान वाले खेत हैं, बारिश पर आधारित खेती है, तो ये सारी चीज़ें उनको कोई समझाता नहीं है। उनको लगता है कि कम पानी में भी आप ज़्यादा उत्पाद ले सकते हैं, और उसमें वो पूरी तरह से फिर कर्ज के भंवर में फंसता हुआ चला जाता है। ये बात ज़रूर है कि अगर बड़ा किसान ज़्यादा पैसा कमा रहा तो छोटे किसान की भी वो वैसी उम्मीद रहती है, लेकिन उसके पीछे मार्केट फोर्सेस, मुझे लगता है कि उनका दबाव जो है ज़्यादा रहा है। आखिरी कमेंट सर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है जी। अच्छा, जैसे श्याम ने बताया कि वहाँ उनको ये लालच दिया जाता है कि आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इतनी उत्पादकता बढ़ेगी, इतना उत्पादन बढ़ेगा, इसलिए इनकम ज़्यादा होगी। लेकिन ट्राइबल एरियाज बाय डिफ़ॉल्ट जैविक खेती ही करते रहे, और आजकल जो जैविक उत्पाद है उसकी कीमत कहीं 2 गुनी 4 गुनी है, और दुनिया भर में उसकी मांग है। तो यदि उसको हमें डिस्करेज करना है, इसको दूसरे हिस्से को, तो उनके जो अभी जो पैदा कर रहे हैं उसको ठीक से मार्केटिंग की व्यवस्था और ठीक से दाम देने की व्यवस्था
करनी चाहिए। और ऐसा अनुभव है, जैसे जबलपुर के पास में डिंडोरी में एक कृषि विज्ञान केंद्र मैंने देखा, और उसमें देखा कि साहब उस केंद्र ने क्या किया कि सारे ट्राइबल किसानों को एक किया, लेडीज स्पेशली, और कोदू कुटकी वहाँ की एक ऐसी फसल है जिसका वो 10 रुपये किलो लिया करते थे, अब वो 50 रुपये किलो में बिक रही है। तो यदि 10 से 50 हो जाते हैं तो किसान क्यों जाएंगे दूसरी तरफ, और जब सारी जैविक खेती हो रही है वहाँ कोदू कुटकी की। यानी कि संगठित हो और सही तरीके से मार्गदर्शन हो और बाजार भी मुहैया कराना होगा, तभी शायद ये जो कुचक्र है मैं कहूँ इसको हम ख़त्म कर पाएंगे, और जो उत्पादन करता है यानी कि किसान और जो उपभोग करने वाला हम और आप हैं, वो दोनों सही स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, बन रही है राज्यसभा टीवी के साथ।